Hello students, my name is Ajay Sandhu and today we are going to cover stanza 3rd of an elementary school classroom in a slum. We have already studied its 2 stanzas in the previous videos. Now let us begin with the 3rd one, and I will begin it by reading and then followed by its explanation. Here we go. Surely Shakespeare is wicked, the map a bad example, with ships and sun and love tempting them to steal, for lives that slowly turn in their cramped holes, from folk to endless night. On their slag heap, these children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel, with mended glass, like bottle bits on stones. All of their time and space are foggy slum, so blot their maps with slums as big as doom. Now let us look at the explanation of this stanza. Here, the poet says, surely Shakespeare is wicked. निश्चित ही शेक्सपियर विकेड है. शेक्सपियर को स्टीफन स्पेंडर ने यहां पर विकेड कहा है. विकेड मीन्स एन इविल मैन, एक दुष्ट आदमी. विकेड मीन्स एक बुरा इंसान, एक दुष्ट आदमी. शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा है पोएट ने? दैट विल बी द क्वेश्चन आस्क्ड बाय सीबीएसई इन द एग्जामिनेशन कि आखिर व्हाई इज शेक्सपियर विकेड. हमने प्रीवियस स्टैंजा में देखा था कि शेक्सपियर की पिक्चर को स्कूल की दीवार पर टांगा गया है, जो कि डोनेशन में मिली हुई है. और यहां पर उस पिक्चर को देखने के बाद पोएट कहता है, श्योरली शेक्सपियर इज विकेड. शेक्सपियर इज अ लिटरेरी आइकॉन. हम सब जानते हैं कि शेक्सपियर एक बहुत बड़ा नाम है लिटरेचर की दुनिया में. ही इज अ लिटरेरी आइकन. लेकिन जो बच्चे इस क्लासरूम में बैठे हुए हैं वो शेक्सपियर के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं. शेक्सपियर इज अ वेरी बिग गन, और वी कैन से ही इज अ ह्यूज नेम इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर, बट दी चिल्ड्रन आर टोटली अनअवेयर ऑफ इट जीनियस. ये जो बच्चे हैं ये उसकी लिटरेचर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ये शेक्सपियर के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. शेक्सपियर की वैल्यू इन बच्चों की नजरों में कुछ भी नहीं है. और वैसे भी शेक्सपियर इज अ रॉयल राइटर. ही राइट्स फॉर किंग्स एंड स्टोरीज ऑफ किंग्स. जो शेक्सपियर है वो राजाओं के बारे में लिखता है, राजाओं की कहानियां लिखता है, राजाओं के लिए लिखता है. वो एक रॉयल राइटर है. वो आम आदमी के बारे में नहीं लिखता है, इन बच्चों के बारे में नहीं लिखता है, इनकी गरीबी के बारे में नहीं लिखता है. तो शेक्सपियर इनके लिए किसी भी तरह से रेलेवेंट नहीं है. रेलेवेंट मीन्स ये शेक्सपियर के लिटरेचर से रिलेट नहीं कर पाते हैं खुद को. अगर आपसे पूछा जाता है कि शेक्सपियर को विकेड क्यों कहा गया है, तो आपको सिंपली लिखना है बिकॉज हिज वर्क्स हैव नो मीनिंग फॉर दीज पुअर चिल्ड्रन ऑफ स्लम. क्योंकि उसके वर्क्स का, उसके लिटरेचर का कोई भी मतलब नहीं है इन गरीब बच्चों के लिए जो कि स्लम से हैं. इसीलिए पोएट ने उसे विकेड कहा है. देन द मैप अ बैड एग्जाम्पल. फिर पोएट कहता है कि जो मैप उस स्कूल के अंदर, उस क्लासरूम के अंदर टंगा हुआ है, ओपन हैंडेड मैप. ओपन हैंडेड मीन जिसके अंदर खुलकर बाहरी दुनिया को दिखाया गया है, जिसके अंदर ओपनली पूरी दुनिया को दिखाया गया है सिवाय इनकी गंदी बस्तियों के. उस मैप को पोएट कहता है कि वो एक बैड एग्जाम्पल है इस क्लासरूम के अंदर. दैट इज नॉट एन एप्ट एग्जाम्पल फॉर दी चिल्ड्रन. आखिरकार ये सारी चीजें जो दीवारों पर डिस्प्ले की गई हैं, इनका उद्देश्य क्या है, पर्पज क्या है, क्यों टांगा गया है इन्हें दीवार के ऊपर? एक एग्जाम्पल दिखाने के लिए. हम अपनी क्लासरूम, अपने स्कूल में जो भी चीजें टांगते या दिखाते हैं बच्चों को, हम उनके सामने एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं कि देखिए ऐसे बनिए, ऐसे करिए, ऐसे आगे बढ़िए. वी वॉन्ट टू मोटिवेट देम. लेकिन ये सारी चीजें जो इस दीवार पर टंगी हुई हैं इस क्लासरूम के अंदर, ये चीजें बच्चों को मोटिवेट नहीं करती हैं, बल्कि एक गलत एग्जाम्पल प्रूव कर रही हैं उनकी आंखों में, एक गलत एग्जाम्पल सेट कर रही हैं उनके सामने. विद शिप्स एंड सन एंड लव टेम्पटिंग देम टू स्टील. एक बैड एग्जाम्पल कैसे हैं
क्योंकि जो चीजें आपने दीवारों पर दिखा रखी हैं, शेक्सपियर का चित्र दिखा रखा है, मैप टांग रखा है, शिप्स दिखा रखे हैं, निकलता हुआ सूर्य दिखा रखा है, सारी चीजें प्यार से भरी हुई दिखा रखी हैं, ये सारी चीजें एक अच्छा एग्जाम्पल बनने के बजाय एक बैड एग्जाम्पल बनती हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये सारी चीजें उन्हें ललचाती हैं। टेम्पटिंग देम टू स्टील। क्यों ललचाती हैं? क्या करने के लिए ललचाती हैं? टेम्पटिंग देम टू स्टील। उन्हें चोरी करने के लिए ललचाती हैं। हाउ? कैसे चोरी करने के लिए ललचाती हैं? आप उन्हें चीजें तो बहुत अच्छी अच्छी दिखाते हैं, लेकिन उन्हें पाने का रास्ता नहीं दिखाते हैं। इन सारी चीजों तक पहुंचने का उनके पास कोई जरिया, कोई माध्यम नहीं है। दे डू नॉट हैव एक्सेस टू दीज थिंग्स दाउ दे सी इट और दीज थिंग्स ऑन दी वॉल्स। ये सारी चीजें वो क्लास में दीवारों पर देख तो जरूर रहे हैं, लेकिन इनके पास कोई भी ऐसा माध्यम, कोई भी ऐसा रास्ता, कोई भी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं है जिससे कि वास्तविक दुनिया में, अपनी जिंदगी में ये इन चीजों को पा सकें। इनकी सारी अपॉर्चुनिटीज हमने बंद की हुई हैं। और जब ये इन चीजों को अपने रियल लाइफ में पा नहीं सकेंगे तो ये क्राइम की तरफ आगे बढ़ेंगे, फिर ये चोरी करेंगे, इन चीजों को चुराने की सोचेंगे, क्योंकि इन्हें समझ में आ जाएगा दैट वी कैन नेवर गेट देम, सो वी कैन ओनली स्टील देम। That's how these things tempt them to steal. As it is not possible for these students to achieve the ship, sun and love, these examples lure them. Lure means tempt them and drag them into a life of crime. मजबूर कर देते हैं इन्हें क्रिमिनल बनने के लिए, ये सारी चीजें जो इनके सामने है लेकिन इन्हें मिलेंगी नहीं। Then in the next lines, poet says, for lives that slowly turn in their cramped holes. For lives that slowly turn. इनकी जो जिंदगियां हैं, लाइफ हैं, वो भी डिसीटफुल हैं। पोएट ने ये दिखाने की कोशिश की है जो इनकी जिंदगियां हैं वो भी इनके प्रति वफादार नहीं, इनकी जो लाइफ है वो भी इनके प्रति वफादार नहीं है। फॉर लाइव्स दैट स्लली टर्न इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। स्लली का मतलब है डिसीटफुली, स्लली का मतलब है क्लेवरली, स्लली का मतलब है इन अ वे दैट इज फुल ऑफ क्राफ्टीनेस, एंड स्लली ऑल्सो मीन्स सीक्रेटली। यहां पर इस लाइन के कॉन्टेक्स्ट में स्लली का मतलब है सीक्रेटली एंड डिसीटफुली, बड़ी चालाकी से, बड़ी मक्कारी से और बड़ी सीक्रेटली, चुपचाप इनकी जो जिंदगियां हैं वो मुड़ जाती हैं। कहां मुड़ जाती हैं? इन देयर क्रैम्प्ड होल्स। अब क्रैम्प्ड का मतलब होता है अगर किसी चीज को हम पूरी तरीके से ठूस कर भर दें तो वो क्रैम्प्ड हो जाती है। अब यहां पे इनके घरों को होल्स कहा गया है। यहां पर मेटाफर का पोएट ने यूज किया है। मेटाफर का मतलब होता है जब एक चीज की कंपैरिजन दूसरी चीज से की जाए, और यहां पर तुलना की गई है, उनके घरों को क्रैम्प्ड होल्स कहा गया है, ऐसे बिल जो पूरी तरीके से ठुसे हुए हैं। यानी कि अगर आप स्लम में जाएं तो वहां पर एक छोटी सी चाल बोलते हैं उसे, एक छोटा सा कमरा होता है, एक छोटा सा सेल होता है, उसके अंदर 8-8, 7-7 लोग ठुसे हुए रहते हैं। पांव रखने की जगह नहीं होती है वहां पर, और वहां पर परिवार के परिवार रह रहे होते हैं कमरे में। तो उनका जो वो कमरा होता है एक होल के जैसा होता है, एक बिल के जैसा होता है जो पूरा भरा रहता है। इसलिए इनके घरों को पोएट ने क्रैम्प्ड होल्स कहा है, और उनकी जिंदगियां बड़ी डिसीटफुली इन्हीं होल्स में बीतती हैं। यानी कि उनका सारा समय इन बिलों में, चूंकि पहले हमने देखा पिछली लाइंस में कि पोएट ने इन बच्चों को रैट से कंपेयर किया है, चूहे से कंपेयर किया है। यहां वो कंपैरिजन हमें फिर देखने को मिलती है जब उनके घरों को पोएट यहां पर बिल से कंपेयर करता है, क्रैम्प्ड होल से कंपेयर करता है। तो पोएट कहता है कि इनकी जिंदगियां बड़ी सीक्रेटली, बड़ी डिसीटफुली गुजरती जाती हैं, बीतता जाता है समय, और कहां बीतता है? इन क्रैम्प्ड होल्स में। इनके पास रहने के लिए तमीज के घर भी नहीं है। लाइफ ऑफ दी चिल्ड्रन प्ले अ ट्रिकी गेम विद देम बाय नॉट प्रोवाइडिंग द थिंग्स दे सी इन देयर क्लासरूम। इनकी जिंदगी भी इनके साथ वफा नहीं करती है। इन्हें वो सारी चीजें मैसर नहीं होती हैं, इन्हें वो सारी चीजें नहीं मिलती हैं जो इन्हें दिखाई देती हैं अपने चारों ओर, इर्द गिर्द, इस क्लासरूम के अंदर भी दिख रही हैं। जिंदगी कभी इन पर इतनी मेहरबान नहीं होती है कि इन सारी चीजों को इन्हें दिला सके, बल्कि गुजरती जाती है चुपचाप, डिसीटफुली, मक्कारी से, इन क्रैम्प्ड होल्स में।
फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट। सीबीएसई इज वेरी फॉन्ड ऑफ आस्किंग दिस क्वेश्चन। वो आपको क्वेश्चन में दे देते हैं एक्सप्लेन फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट, ये क्वेश्चन आपको आने वाला है। एक्सप्लेन कीजिए कि फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट का क्या मतलब है, किस रेफरेंस में यहां पर पोएट ने उसे यूज किया है। तो फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट का मतलब है द टाइम फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, यानी कि सुबह से लेकर रात तक के समय को यहां पर फोग टू एंडलेस नाइट कहा है। इसका क्या मतलब हुआ, जो सुबह का समय होता है उस समय वो जो उनका स्लम एरिया वो पूरा फोग से भरा हुआ रहता है, धुंध से भरा हुआ रहता है, अंधेरा रहता है। शाम सुबह तो अंधेरा, सुबह किस वजह से अंधेरा हो गया, फोग की वजह से, और नाइट में अंधेरा होना ही होना है। यानी कि इनके यहाँ पर रोशनी कभी नहीं होती, जिस जगह पर ये रहते हैं वो जगह हमेशा अंधकार से भरी हुई रहती है। इनकी लाइफ में हमेशा एंडलेस नाइट है, इनकी जिंदगी में, इनके भाग्य में बस रात ही रात है, कहीं भी इनकी जिंदगी में कोई रोशनी की किरण नजर नहीं आती है। देयर फ्यूचर इज कंप्लीटली ब्लीक, फुल ऑफ डार्कनेस। देयर लाइव्स आर फुल ऑफ डार्कनेस, इनकी जिंदगियां जो हैं वो पूरी अंधकार से भरी हुई हैं, कोई रोशनी दिखाई नहीं देती है वहां पर। तो आप एक्सप्लेन कर सकते हैं फ्रॉम फोग टू एंडलेस नाइट को। एक तो एक्सप्लेनेशन ये हो सकता है कि द चिल्ड्रन हैव अनक्लियर फ्यूचर, देयर फ्यूचर इज अनप्रेडिक्टेबल। इनका जो भाग्य है, इनका जो भविष्य है वो पूरी तरीके से अनक्लियर है, कुछ भी क्लियर नहीं है उसके अंदर। ये क्या करने वाले हैं लाइफ में कोई नहीं बता सकता। इनका फ्यूचर पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल है, इनका फ्यूचर पूरी तरीके से अंधकार से भरा हुआ है। आप ये लिख सकते हैं। और यू कैन ऑल्सो राइट हियर fog to endless night means the period from morning till night. Then the third stanzas, next lines say, on their slag heap the children wear skins peeped through by bones and spectacles of steel with mended glass like bottle bits on stones. On their slag heap. Slag heap means, this word is very important. Slag heap. Slag heap means a heap of waste material. एक कूड़े के ढेर को हम बोलते हैं स्लैग हीप। और ये सवाल पूछेगा लेखक आपसे, पोएट आपसे, और एग्जामिनर आपसे ये सवाल पूछने वाला है कि स्लैग हीप किस रेफरेंस में यूज किया गया है। तो यहां पर पोएट ने लाइन में लिखा है ऑन देयर स्लैग हीप, उनके स्लैग हीप पर। किन के स्लैग हीप पर, इन बच्चों के स्लैग हीप पर। तो स्लैग हीप का क्या मतलब हुआ, यहां स्लैग हीप उनकी बॉडी के लिए इस्तेमाल किया गया है, बच्चों की बॉडी को पोएट ने यहां पर स्लैग हीप कहा है, बच्चों के शरीर को यहां पर स्लैग हीप कहा है। और इसके पीछे क्या कारण है स्लैग हीप बोलने के पीछे पोएट का? कारण यह है कि उनका जो शरीर है वो मॉल न्यूट्रिशियस है। देयर बॉडी इज मॉल न्यूट्रिशियस, देयर फिजिकल अपीयरेंस इज लाइक स्लैग हीप। उनका जो शरीर है वो ब्लडलेस है। तो आप लिखेंगे स्लैग हीप हैज बीन यूज्ड फॉर द ब्लडलेस बॉडीज ऑफ चिल्ड्रन। स्लैग हीप हैज बीन यूज्ड for the bodies of the slum children. चलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। on their slag heap the children wear skins. ये जो बच्चे हैं इनके जो कमजोर शरीर हैं, स्लैग हीप हैं, इनके ऊपर खाल ऐसे दिखाई देती है जैसे उन्होंने पहन रखी हो। खाल उनके शरीर पे ना हो बल्कि स्किन को उन्होंने वेयर कर रखा हो, जैसे हम शर्ट पहनते हैं। और जब हम शर्ट पहनते हैं तो वो थोड़ी लूज दिखाई देती है। तो ठीक उसी तरीके से इनकी जो स्किन है शरीर के ऊपर, स्लैग हीप के ऊपर, वो ढीली पड़ गई है, वो लूज हो गई है। किस वजह से लूज हो गई है? दे अपीयर एज इफ दे आर वेयरिंग स्किन। वो ऐसे लगते हैं मानो जैसे उन्होंने स्किन को पहन रखा हो। देयर स्किन्स आर लूज ड्यू टू मॉल न्यूट्रिशन। इनकी जो स्किन है वो लूज हो गई है कुपोषण की वजह से, मॉल न्यूट्रिशन की वजह से। मॉल न्यूट्रिशन का मतलब होता है कुपोषण। तो कुपोषण की वजह से इनके शरीर की खाल जो है वो लटक गई है
और देखने में ऐसे लगता है जैसे इस ढेर पर, शरीर के इस ब्लडलेस बॉडी के ढेर पर उन्होंने इस खाल को लपेट रखा हो, पहन रखा हो। पीप्ड थ्रू बाय बोन्स, और उस खाल के अंदर से इन बच्चों की हड्डियां झांकती हुई नजर आती हैं। पीप मीन्स झांकना। ऐसे लगता है जैसे हड्डियां उनकी खाल के अंदर से बाहर की तरफ झांक रही हों, यानी कि आप बाहर से खड़े होकर हड्डियां गिन सकते हो। बच्चों की हड्डियां इस तरीके से दिखाई देती हैं खाल के अंदर से। एंड स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील विद मैंडेड ग्लास, और ज्यादातर बच्चों ने आंखों पर चश्मे पहन रखे हैं, उनके अभी से चश्मे चढ़ गए हैं, स्पेक्टिकल्स चढ़ गए हैं। यह भी साइन है वीक आई साइट का, यानी कि उनकी जो आई साइट है वो अभी से कमजोर हो गई है। दे हैव वेरी वीक आई साइट, और उनके पास इतने पैसे भी नहीं हैं। दे डू नॉट हैव सफिशिएंट मनी टू बाय लाइट वेट स्पेक्टिकल्स, कि वो हल्के फुल्के चश्मे पहन सके अपनी आंखों पर। तो दे वेयर वेरी हैवी स्पेक्टिकल्स, इसीलिए उन्होंने बहुत भारी चश्मे पहने हुए हैं। समझ लेते हैं कि भारी चश्मे कैसे हैं। स्पेक्टिकल्स ऑफ स्टील, वो स्टील के चश्मे हैं जो उन्होंने पहन रखे हैं। विद मैंडेड ग्लास, और उनका जो ग्लास है, जो कांच है, वो टूट गया होगा, उसे रिपेयर करके उन्होंने पहन रखे हैं। ऐसा लगता है जैसे टूटे हुए चश्मे, जैसे फटे पुराने कपड़े मांग लाते हैं बच्चे और फिर उन्हें पहन लेते हैं। डिस्कार्डेड क्लोथ्स बोलते हैं उन्हें। उसी तरीके से शायद इन्होंने जो स्पेक्टिकल्स पहने हुए हैं वो डिस्कार्डेड हैं, किसी अमीर बच्चे के रहे होंगे, जैसे तैसे करके उन्हें मांग मूंग कर ले आए और वो पहन लिए इन्होंने। हालांकि आप जो चश्मे पहनते हैं वो डिपेंड करता है कि आपकी आईसाइट कितनी मजबूत या कमजोर है, उसके आधार पर आपके चश्मे बनते हैं। लेकिन इन गरीबों ने जैसे मिले वैसे चश्मे पहन रखे हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, यहां पर मैंडेड ग्लास का क्या मतलब है? रिपेयर्ड स्पेक्टिकल्स। रिपेयर्ड, मैंडेड मीन्स रिपेयर्ड, रिपेयर करके पहने हुए हैं वो स्पेक्टिकल्स, और वो काफी हैवी स्पेक्टिकल्स हैं। लाइक बोटल बिट्स ऑन स्टोन्स, लाइक बोटल बिट्स, यहां पर पोएट ने सिमली का यूज किया है। लाइक बोटल बिट्स, यहां पर सिमली है, यानी कि उनकी लाइफ को कंपेयर किया गया है। किससे कंपेयर किया गया है? विद द बिट्स ऑफ बोटल शैटर्ड ऑन स्टोन्स, जिस तरीके से एक बोतल बिखर कर कांच की एक बोतल पत्थर के ऊपर पटकने से, गिरने से टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाती है, ऐसे ही इन बच्चों की जिंदगियां टुकड़ों की तरह बिखरी हुई हैं। इट मीन्स द लाइफ इज लाइक shattered and broken bits of broken like bits of bottle on a stone. The life is shattered and broken like bits of bottle on a stone. उनकी जिंदगियां ऐसे बिखरी हुई हैं जैसे टूटकर जो कांच होता है बोतल का, पत्थर पर वो बिखर जाता है। इस तरह से इनकी जिंदगियां बिखरी हुई हैं। Here poet has used a figure of speech called simile. Now in the next lines poet says, all of their time and space are foggy slum. All of their time and space means all of their life. इनका पूरा जीवन, इनकी पूरी लाइफ यहीं पर गुजरती है। कहां पर गुजरती है? फोगी स्लम में। इसी जगह पर इनका पूरा जीवन, टाइम मीन्स लाइफ, स्पेस मीन्स प्लेस, इनकी पूरी जिंदगी इसी जगह पर फोगी स्लम में, यानी कि अंधकार से भरी हुई स्लम के अंदर, जहां पर इनका फ्यूचर पूरी तरीके से अनक्लियर है, जहां पर ये जिंदगी में क्या करेंगे इन्हें कुछ पता नहीं है। इसी जगह पर विद अनक्लियर एंड अनसर्टेन फ्यूचर के साथ ये अपने पूरे जीवन को गुजार देते हैं। ऑल ऑफ देयर टाइम मीन्स ऑल ऑफ देयर लाइफ, एंड स्पेस मीन्स प्लेस, इसी जगह पर इनका पूरा जीवन इसी जगह पर। और फोगी स्लम कहां पर गुजरता है? फोगी स्लम के अंदर गुजरता है। सो ब्लॉट देयर मैप्स विद स्लम्स एज बिग एज डूम। पोएट यहां पर यह कहना चाहता है कि slums are the reality of the children, their home. Slum is the only reality in their life. They cannot think of anything else apart from this slum. This is their home, and they spend their entire life here.
बाकी जो भी दिखाया गया है वो सब यूजलेस है, सब इररेलेवेंट है। सो ब्लोट देयर मैप्स, इसीलिए इनके मैप बनाओ। पोएट कहता है ये जो मैप यहां पर टंगा हुआ है ये मैप इनका मैप नहीं है, तो इनका मैप कैसा होगा? ब्लोट। इनके मैप में जो जगह है इनकी, उस जगह को दिखाओ, और उस जगह को कैसे दिखाओ? ब्लोट करके दिखाओ। ब्लोट बोलते हैं काला कर देना, ब्लोट बोलते हैं कलंक। एक काले रंग से मैप में एक जगह पोत दो और बताओ कि ये जो जगह है काली काली, ये जो कलंक लगा हुआ है, ये जो दाग लगा हुआ है, धब्बा लगा हुआ है, ये धब्बा हमारे यहाँ स्लम्स हैं। मैप के अंदर दिखाओ इनकी स्लम्स को, विद स्लम्स एज बिग एज डूम, और उतना ही बड़ा दिखाओ स्लम को, जितना बड़ा कि आप, जितनी बड़ी कि इनकी जिंदगी में डिसअपॉइंटमेंट्स है, हताशा है, ग्लूम है, निराशा है, डार्कनेस है, उतना ही बड़ा दिखाओ इन स्लम्स को एक ब्लोट के रूप में मैप के ऊपर। डूम का मतलब होता है ग्लूम, हताशा, निराशा। डूम को हम ग्लूम और डेथ भी कह सकते हैं। तो पोएट सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई ये स्लम जो हैं ये मौत के समान है, इनके लिए बहुत बड़ी हताशा और निराशा है, इससे कभी बाहर ये निकल नहीं सकते हैं। तो भैया इनके मैप को आप जब बनाओ तो उस मैप के ऊपर बहुत बड़े बड़े रूप में आप कलंक लगा दो, कालिक से पोत दो, काले रंग से पोत दो, दिखाओ कि भाई ये जो काले रंग से पोता हुआ क्षेत्र है ये स्लम्स हैं हमारे यहाँ पर। क्योंकि ये मैप जो आपने दिखा रखा है दैट इज नॉट देयर रियलिटी, ये तो उनकी रियलिटी नहीं है, बिकॉज दे कैन नॉट लोकेट देयर स्लम इन दैट मैप। इस मैप के अंदर तो इन्हें कहीं भी अपनी स्लम दिखाई देती नहीं है, इसलिए जब भी मैप बनाओ इनका तो उस मैप के ऊपर इनकी स्लम दिखनी चाहिए। और आपने इस मैप में बड़ा सभ्य समाज, बड़ा सिविलाइज्ड सोसाइटी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आपने दिखा रखी हैं। इस यहाँ पर जितने भी एग्जाम्पल आपने क्लासरूम के अंदर लगा रखे हैं दे आर वेरी टेम्पटिंग, लेकिन हकीकत ये नहीं है इन बच्चों की जो आपने इस क्लासरूम में दिखा रखी है। दैट्स इट। क्योंकि ये बेचारे बच्चे तो यहाँ पर रैट्स की तरह रहते हैं इन देयर क्रैम्प्ड लिटिल होल्स। दिस वॉज द थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम एंड नाउ वी विल कवर the fourth and final stanza in the next video. Thank you.